हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर एस सी वर्मा की प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह की। तो आप मेरी बातें सुनोगे तो आपको मैकेनिक्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहली प्रॉब्लम ये है, ऑब्जेक्टिव है, एस सी वर्मा की है, तो बुक सभी के पास होगी। अगर नहीं भी हो तो आप खरीद लें। एस सी वर्मा बहुत अच्छी बुक है। और मैं तो खैर प्रॉब्लम तो बताऊंगा ही, तभी उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि सीलिंग से कोई एक चैन है, उसका वेट W1 है और एक ये W2 है, और ये सीलिंग है रूम की। तो सीलिंग इस पर कितना फोर्स लगा रही है, तो अपने को FBD बनाना आना चाहिए। अब ये जो है, ये सिस्टम चैन प्लस ब्लॉक, ये एक्सटर्नल हो गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसे कहते हैं, मैं हर प्रॉब्लम में हर एक में तो नहीं बताना, इतना ज्यादा फिर एक्सेस में हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो, सिस्टम जो कंसीडर करा है उसका वेट, और जो उसके इमीडिएट नेबर है, पड़ोसी है, उनकी वजह से जो रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, टेंशन। तो यहां पर तो पड़ोसी सिस्टम का ये सीलिंग है, तो सीलिंग का T ऊपर लगेगा और ये सिस्टम का वेट नीचे लगेगा। इस सिस्टम का वेट, तो वेट है W1 प्लस W2। इसी को रोक रखा है सीलिंग ने। तो सीलिंग ने कितना फोर्स एक्सर्ट कर रखा है ऑन दिस सिस्टम, इसका जवाब हो गया W1 प्लस W2, जब तो ये बैलेंस है। तो T बराबर द फोर्स एक्सर्टेड by the ceiling on the system is W1 plus W2। दूसरी प्रॉब्लम है, जब एक कोई हॉर्स एक कार्ट को पुल कर रहा है तो, और वो फॉरवर्ड जा रही है, तो फिर चार ऑप्शन दे रखे हैं। That helps the horse to move forward is the force exerted by। तो किसने फोर्स एक्सर्ट करा है, जो कार्ट हॉर्स सिस्टम है उस पर किसने फोर्स एक्सर्ट करा है। तब हॉर्स, कार्ट, घोड़ा, गाड़ी जो आगे फॉरवर्ड किसी एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, किसने करा है। तो आप कहोगे ये तो जो है, क्योंकि घोड़ा गाड़ी तो एक सिस्टम हो गया, तो इसके एक्सटर्नल जो होगा वही तो उसको एक्सटर्नल फोर्स देगा। एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सटर्नल कौन है, घोड़ा गाड़ी। तो जो एक्सटर्नल है वो अर्थ है। तो घोड़ा क्या कर रहा है, अर्थ को एक्ट कर रहा है पैर मार के पीछे, और अर्थ उसको रिएक्ट कर रही है। एक बात ध्यान रखना है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो इसमें एक छोटी सी कहानी है, मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझाने के लिए उस कहानी को कहना चाह रहा हूं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब न्यूटन का थर्ड लॉ आया, तो घोड़े ने कहा कि मैं तो गाड़ी चला ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कह रहा है। तो घोड़े से फिर बात करी गई कि भाई तेने ऐसा न्यूटन्स लॉ में क्या देखा कि तू गाड़ी नहीं चला सकता। तो बोला साहब, न्यूटन ने कहा है कि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। मैं जो है गाड़ी पे फोर्स लगाऊंगा, गाड़ी पे मुझ पे उतना ही फोर्स लगाएगी, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो मैं कैसे एक्सेलरेट करूं। तब घोड़े को समझाया कि भाई घोड़ा गाड़ी को एक सिस्टम मान दो, और अर्थ हो गया एक्सटर्नल। अब तू क्या काम करना कि अर्थ को एक्ट करना, पीछे की तरफ धक्का देना, तो वो पृथ्वी पर फोर्स लग जाएगा, और पृथ्वी की वजह से जो रिएक्शन होगी, जो इक्वल होगी तेरे एक्शन के बट अपोजिट होगी, वो तुझ पर एक्सटर्नल होगा। घोड़ा फिर अड़ गया। घोड़ा बोला कि फिर मैं जो अर्थ करूंगा, तो अर्थ पे तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो अर्थ को तो मुझे एक्सेलरेट होते हुए पीछे दिखाई देती नहीं। फिर घोड़े को फिर समझाया, घोड़े से कहा भाई
अर्थ पर तुझ जैसे करोड़ों अरबों हैं, उन सबका नेट फोर्स लिया जाएगा, उन नेट फोर्स को लेके मास इनटू एक्सेलरेशन करा जाएगा। अर्थ पे तो सूर्य के कारण भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ सन के अराउंड चक्कर काट रही है। जहां जहां एक्सटर्नल फोर्स होगा घोड़े, वहां वहां एक्सेलरेशन होगा। अरे फार्मूला ही बहुत छोटा है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तब घोड़े के समझ में आ गया कि अर्थ जो मुझे रिएक्ट करेगी वह घोड़ा गाड़ी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स होगा और उससे घोड़ा गाड़ी एक्सेलरेट होगा। फिर उसके समझ में आ गई थी। तो अभी जो घोड़ा गाड़ी का जो सवाल था एससी वर्मा में, उसका जवाब ये हुआ कि जो अर्थ ने एक्ट करा था उससे घोड़ा गाड़ी सिस्टम एक्सेलरेट हुआ था। अब थर्ड क्वेश्चन है कि a car accelerate on a horizontal road due to the force exerted by the engine of the car, the driver of the car, second option, the earth, the road। तो अब ये पूछ रहा है कि उस पर वो जो है किसकी वजह से वो एक्सेलरेट हुई, एक कार जो है। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है कि इंजन कार को एक्सेलरेट करेगा या कार को जब ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्ड करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंजन तो कार के साथ है, तो इंजन कार तो एक सिस्टम है। तो इंजन कार को कभी एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट नहीं करता, ट्रांसलेशनल मोशन मैं नहीं कर सकता। फिर आप कहोगे कि अच्छा फिर कौन करता है? इंजन से ही चलाते हैं ना गाड़ी तो। हाँ भैया बिल्कुल चलाते हैं। आप मेरी बात समझो, जो मैं आगे कहने जा रहा हूं वो बात को ध्यान से समझो। हम इंजन से केवल रोटेशनल मोशन पैदा करते हैं, जो कपलिंग होती है गियर के थ्रू, तो वो पहिया घूमता है। जो पहिया घूमता है तो उसका जो कांटेक्ट है अर्थ के साथ, उसका जो पॉइंट टच हो रहे हैं, उनका मोशन, कार को स्टार्ट करते वक्त उनका मोशन पीछे की तरफ आ जाता है। और फ्रिक्शनल फोर्स की एक नेचर है कि ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो रोड के कारण उस पर पहिए पर फोर्स, इसका जिधर मोशन है उसके अपोजिट लगता है, और अपोजिट लग करके वो रोड के कारण जो उस पर फोर्स लगा, उसने इंजन और कार सब एक ही है, पूरा सिस्टम है वो तो एक, उसको एक्सेलरेट कर दिया। और जब कार को रोकते हैं, डी एक्सेलरेट करते हैं, तो उसमें अपन ब्रेक से उसके रोटेशनल मोशन को इफेक्ट करते हैं, रोटेशनल मोशन को। तो रोटेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी पीछे और ट्रांसलेशन के कारण आगे। तो क्या काम करते हैं कि उसमें जब ब्रेक लगाते हैं तो रोटेशनल मोशन कम हो जाता है। तो रोटेशनल मोशन के कारण जो पीछे वाली वेलोसिटी है वो कम बैठती है ट्रांसलेशनल मोशन वाली वेलोसिटी से। तो इसकी नेट वेलोसिटी अब आगे आ जाती है। और फ्रिक्शनल फोर्स की एक नेचर है कि वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ब्रेक लगने से नेट वेलोसिटी आगे की तरफ हो गई, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग गया, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग गया, तो उस सिस्टम पे जो फोर्स आया वो पीछे की तरफ आया और कार डी एक्सेलरेट हो गई। तो अभी जो मैंने ये सवाल कराया इसका जवाब ये था कि इंजन एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट नहीं करता, रोड करती है। रोड ही एक्सटर्नल, रोड के कारण जो एक्शन है या रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन कोई एक ही बात है, एक का नाम एक्शन है तो दूसरे का नाम रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। यही बात घोड़े को समझाई थी जब घोड़ा ने मना करी थी कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तब उसको कहा था कि एक्ट तू करेगा, वो अर्थ पे लगेगा, जो अर्थ की रिएक्शन है वो तुझ पर लगेगी, तू अपने बारे में सोच, तुझ पर एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो गाड़ी एक्सेलरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड, दो स्प्रिंग से, स्प्रिंग बैलेंस है, इनसे 10 kg मास सस्पेंडेड,
ये स्प्रिंग दोनों लाइट हैं, तो ये दोनों क्या रीड कर रही होगी? रीड का मतलब है ये इन पर कितना kx होगा, खींचने के अनुसार जो फोर्स आएगा। तो यहां पर एक इस वो लगी रहती है स्केल, तो इसका जवाब है दोनों सेम रीडिंग देंगे। क्यों देंगे इसे? क्योंकि इसमें जो टेंशन होगा, क्योंकि खुद का मास तो नेग्लिजिबल है, तो इसमें जो टेंशन होगा वो भी 10G होगा, क्योंकि इतने का FBD बना लो। तो जब FBD बनाया तो 10G नीचे और T ऊपर, तो T बराबर है। अब इतने का बना लो, इतने में इसका भी मास नहीं दे रखा, मतलब दे रखा है नेग्लिजिबल है, तो यहाँ का T बना लो, तो वो T भी 10G है। तो दोनों स्प्रिंग सेम रीडिंग देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक ब्लॉक है मास m का, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर है। तो ये कह रहा है प्लेन के द्वारा उस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है प्लेन के द्वारा इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है। तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि जो सिस्टम आप कंसीडर कर रहे हो, जैसे अभी अपन ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं, तो ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? तो एक्सटर्नल फोर्सेस कोई गिनती में बहुत ज्यादा तो है नहीं। खुद का वेट, खुद मतलब ब्लॉक जो सिस्टम है, और पड़ोसियों के रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन। तो पड़ोसी ये वेज है, प्लेन है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन N हो गई, ये mg हो गया। ये दो ही फोर्स है, जो फ्रिक्शन अभी दिया नहीं है। टेंशन तब होता है जब किसी थ्रेड से बंधा होता है ये कहीं, और फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस है। बस ये दो ही है फोर्सेस। अब ये ब्लॉक यूं तो एक्सेलरेट हो नहीं रहा, तो कहने का मतलब है प्लेन के परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है। तो फिर ऐसे सवाल करने के लिए mg के कंपोनेंट कर लो। तो ये एंगल थीटा आएगा, थीटा के साथ कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है और दूसरा कंपोनेंट साइन होता है। तो mg को ब्रेक करो, ब्रेक जैसे अपन नोट खुला करते हैं, 500 रुपए का नोट खुला करा, जो उसने दे दिए वो 500 के अगेंस्ट में दे दिए। तो ऐसे ही mg के अगेंस्ट में ये हो गया mg साइन थीटा और mg कॉस। नाउ फॉरगेट mg, फॉरगेट mg, क्योंकि यू हैव टेकन कंपोनेंट्स ऑफ mg। अब बता ही चुके कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो n बराबर mg cos थीटा, और इसके कारण सिस्टम एक्सेलरेट हो जाएगा। फिर f बराबर ma लिख देंगे, और एक्सेलरेशन पूछा होगा तो इसको mg sin थीटा को ma के बराबर कर देंगे, और a आ जाएगा g sin थीटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब ये एक प्रॉब्लम है, ये वेज है, इसको सर्टेन एक्सेलरेशन से दौड़ाना है हॉरिजॉन्टली, और ये ब्लॉक जो है स्लाइड नहीं कर रहा है, इस पे, इस ब्लॉक में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। जो वेज का एक्सेलरेशन है वही इसका एक्सेलरेशन। तो इसने ये पूछा है कि इस वेज के द्वारा इस पर क्या फोर्स लग रहा है, ऐसे पूछा है इसे। तो देख लेते हैं। तो mg डायरेक्ट कर गया, और नॉर्मल रिएक्शन ये यो होती है, एंड अब ये फर्दर इस पर स्लाइड नहीं कर रहा, तो इतना तो हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि जो वेज का एक्सेलरेशन है वही इस ब्लॉक का है, क्योंकि ब्लॉक में फर्दर कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे हम ये बैठे अर्थ पर, तो जो अर्थ की वेलोसिटी है, जो अर्थ का एक्सेलरेशन है वही है, मुझ में एक्स्ट्रा नहीं है।
क्योंकि मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, ठीक है। तो ये वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि वेज पे फिर फर्दर स्लाइड नहीं कर रहा, जो वेज का एक्सेलरेशन है वही इसका है। तो अपन क्या करें, इसका मान लें कि एन है, फिर मैंने अभी आपको एक बात बताई, जस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं ये बताता ही रहता हूं मैं, क्योंकि मैकेनिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे एफबीडी नहीं बना, कंपोनेंट नहीं लिए गए, तो सवाल तो सही होना ही नहीं। फिर एन ये है, एन भी ये है, दो ही फोर्सेज है बस, और इन दोनों को मिला के एक्सेलरेशन इधर है। तो क्या कहते हैं, जो नेट फोर्स को एम ए के बराबर करना होता है। तो ठीक है, ले लो ना कंपोनेंट, एन के कंपोनेंट ले लो इस समय, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, तो एन का जो उधर कंपोनेंट होगा वर्टिकल इधर, वो एम जी से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेज हॉरिजॉन्टल जा रहा है, उसी एक्सेलरेशन से ये जा रहा है। तो बस एन के कंपोनेंट कर लो। अब कैसे करें एन के कंपोनेंट, तो ये एंगल कितना हुआ, ये आप देख लो कि ये एंगल कितना है, ये आप देख, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा अल्टरनेट, तो ये 90 माइनस थीटा है। तो ये जब 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, तो थीटा के साथ कंपोनेंट कॉस है, एन कॉस थीटा, और ये हो गया एन साइन थीटा। अब एन कॉस थीटा अगर हमसे ये पूछता कि बताइए आप, इसने पूछा क्या है अपने से, एन पूछा, ठीक है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, एन का मान एन कॉस थीटा बराबर एम जी। क्यों करा बराबर, क्यों करा, नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर नो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये छोटा सा फार्मूला एफ बराबर है, इस एफ को मैं जनरली कहता रहता हूं करा, और इसको कहता रहता हूं मैं फल। तो करम कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन हुई, वेट हुआ, फ्रिक्शन हुआ, टेंशन हुआ, इनका वेक्टर सम इस डायरेक्शन में 0 आ रहा, तो एन कॉस थीटा माइनस एम जी बराबर एम इंटू 0 कर दो, माइनस, क्योंकि नो करम 0 तो फल भी 0, फल का मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 होते ही एम ए 0, बस। तो एन कॉस थीटा बराबर एम जी, तो आप समझ गए कि एन बराबर एम जी अपॉन कॉस थीटा। किसी बॉडी पर फोर्स F1 लगाया और वो एक्सेलरेट होकर के एक्सेलरेट हो गई और उसकी वेलोसिटी v आ गई। फिर एक कोई F2 फोर्स लगाया तो वो रिटार्ड होने लगी और उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ऑप्शन में कह रहा है कि F1 की मैग्नीट्यूड और F2 की मैग्नीट्यूड बराबर ही होनी चाहिए, या ये बड़ी होनी चाहिए इससे, या ये छोटी होनी चाहिए इससे। तो ये सिंपल सवाल है, इसमें कोई बात नहीं है, मतलब हम कोई जरूरी थोड़ी है, वो डी एक्सेलरेट हुई है तो हम फोर्स कम, डी एक्सेलरेशन फोर्स कम या ज्यादा रख सकते हैं। यदि कम फोर्स रखा है तो वो ज्यादा देर में 0 होगी, मतलब ज्यादा समय लगेगा, तो नॉन नेसेसरी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि दो बॉडीज को ऊपर प्रोजेक्ट करा गया, ए और बी, ए का मास एम ए है और बी का मास एम बी है। एम ए बड़ा है एम बी से, ये बता रखा है। दोनों को ऐसे ऊपर फेंक दिया और दोनों को सेम स्पीड से फेंका, सेम स्पीड।
इन दोनों बॉडीज पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो सेम लग रहा है। तो पूछा ये गया है क्या ये दोनों सेम हाइट तक पहुंचेंगे या ए ज्यादा हाइट तक पहुंचेगी ए बॉडी, या ए बॉडी कम हाइट तक पहुंचेगी, ऐसे पूछा गया। उनको सेम स्पीड दी है और उन पर सेम एयर रेजिस्टेंस है। तो ये F बराबर ma का सवाल है। तो हम पहले रिटार्डेशन निकालते हैं। रिटार्डेशन किस में ज्यादा है या किस में कम है या ज्यादा है, ये पता लग जाए अपने को। तो रेजिस्टेंस फोर्स सेम है दोनों में R, तो इसमें फोर्स हो गया नीचे की तरफ mag माइनस R, नेट फोर्स हो गया। क्या होता है नेट फोर्स? खुद का वेट और पड़ोसियों के रिएक्शन फ्रिक्शन टेंशन। तो यहाँ पड़ोसी कौन है? एयर, और एयर का रेजिस्टेंस है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका एफबीडी क्या बना? mg नीचे और रेजिस्टेंस भी नीचे। यहां में माइनस गलत लिख दिया, ये जुड़ेंगे ये हो। तो ये नीचे की तरफ फोर्स है, इसमें ma का भाग दे दो तो रिटार्डेशन आ गया इसका, रिटार्डेशन ऑफ ए बॉडी। तो ये कैंसिल हो जाता है, तो g प्लस आर अपॉन एम, और उसमें रिटार्डेशन जो आएगा वो आएगा g प्लस आर अपॉन एम, आर अपॉन एम। अब इसने बता रखा है कि ए का मास बी से ज्यादा है। तो अब आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो ज्यादा मास की बॉडी है वो जो रिटार्ड हुई उसमें रिटार्डेशन कम है, ये ज्यादा है इससे, तो ये वैल्यू कम आएगी। तो इसमें रिटार्डेशन कम है तो ये ज्यादा हाइट तक पहुंचेगी। उसी रेशियो में नहीं था ना रेजिस्टेंस, जो भारी बॉडी थी उसमें भी वही रेजिस्टेंस लग रहा है, हल्की पे भी वही लग रहा है। तो भारी बॉडी जो रिटार्ड होगी वो कम रिटार्ड होगी इसके कंपैरिजन में। ये हल्की है, ये कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो कौन ज्यादा हाइट पे पहुंचेगी? जो हाइट पे जो ज्यादा पहुंचेगी वो ये ज्यादा हाइट पे पहुंचेगी, भारी वाली। क्योंकि हाइट कैसे निकालते हैं? v स्पीड दी है तो अंडर रूट 2g जी की जगह ये लिखा जाएगा g प्लस आर अपॉन एम अंडर रूट 2g बराबर v, और अपने को तो h निकालनी है तो v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस आर बाई बराबर h, ये हो। तो ये ज्यादा, तो ये वैल्यू कम, तो जोड़ भी कम और कम का भाग दिया तो हाइट ज्यादा आ गई। तो जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा हाइट पर पहुंचे। नेक्स्ट प्रॉब्लम एस.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव जो सेकंड है, जिसमें एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, वो मैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं कराने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो अर्थ है, रेफरेंस फ्रेम, ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ, मतलब अगर अपन रेफरेंस फ्रेम अर्थ को मान लें तो क्या ये इनर्शियल फ्रेम है या इनर्शियल फ्रेम नहीं है, तो क्यों नहीं, और इनर्शियल फ्रेम होता क्या है ये मैं आपको बताऊं। तो दो तरह के फ्रेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो है जो नॉन एक्सेलरेटेड है, जिनका एक्सेलरेशन 0। अब आप जवाब दे सकते हैं। तो अर्थ कैसा फ्रेम होगा? ये अर्थ
नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब इनर्शियल फ्रेम नहीं है। इसके पीछे कारण, क्योंकि अर्थ एक्सेलरेटेड है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, तो अर्थ में देयर इज एन एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, क्योंकि अर्थ की जो वेलोसिटी है वैसे तो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट नहीं होती, जब सन से दूर होती है तो थोड़ी कम होती है और सन के पास होती है तो थोड़ी ज़्यादा होती है। एक बार को चलो मान भी लें कि मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन में तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी वेरिएबल मानी जाएगी, इसलिए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं? जो नॉन एक्सेलरेटेड हो, इनर्शियल हुए, और नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटेड। एक जगह नॉन है इनर्शियल, नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड। तो अर्थ जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि एक्सेलरेटेड है, और ये अपनी ये एक्सिस पे भी घूम रही है, तो वो भी एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट है a particle stays at rest as seen in a frame. We can conclude is at rest. We can conclude that the frame is inertial, stays at rest as seen in a frame. The frame is inertial. Resultant force on the particle is zero. The frame may be inertial, but the resultant force on the particle is zero. The frame may be non-inertial and there is a non-zero resultant force. इसमें ऐसा पूछा है कि पार्टिकल रेस्ट में नजर आ रहा है, तो पूछा ये गया है क्या हम इससे ये पता कर लें कि फ्रेम जो है, किसी फ्रेम में वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो अपन ये कंसीडर कर ले क्या कि वो फ्रेम इनर्शियल है। तो इसका जवाब आप ध्यान से सुनो। यदि हम इनर्शियल फ्रेम पे बैठे हुए हैं और हमको वो रेस्ट में लग रहा है तो वो इनर्शियल हो जाएगा, और हम खुद ही नॉन इनर्शियल है, फिर हमें रेस्ट में लग रहा है, हम खुद एक्सेलरेटेड हैं और बॉडी हमें रेस्ट में लग रही है, तो सीधी बात है हम कार में बैठे हैं